मित्रों नमस्कार। हिंदी व्याकरण लगभग सभी परीक्षाओं का विषय होता है। खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण का एक प्रश्न पत्र होता है। मेरी ये मान्यता है कि जो हिंदी का प्रश्न पत्र बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान या दूसरे विषयों में इतने अधिक अंक नहीं लाए जा सकते, लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। शर्त यह है कि हम उसकी तैयारी अच्छे से करें। हिंदी व्याकरण में कठिन माने जाने वाले कुछ विषयों से मैं शुरुआत करूंगा। वाच्य, वृत्ति और पक्ष, तीन ऐसे विषय हैं जो सामान्य तौर पर प्रारंभिक कक्षाओं में या माध्यमिक स्तर पर और कॉलेजों में भी पढ़ाए नहीं जाते हैं और अधिकांश किताबों में भी इनका कोई हवाला नहीं होता है। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और कहीं है भी तो आधी अधूरी जानकारी, और इन तीनों से बहुत सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। ये विषय कठिन माने जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हिंदी व्याकरण में इन तीन विषयों से सरल दूसरा कोई विषय नहीं है। अगर ये कठिन है तो हम इन्हें सरल बनाएंगे। आज शुरुआत करते हैं वाच्य से। मित्रों, वाच्य पर बात करने से पहले हम थोड़ा वाक्य की संरचना पर बात करेंगे और क्रिया के दो रूपों की बात करेंगे, ज्यादा नहीं। हम जानते हैं कि वाक्य के दो बड़े हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग उद्देश्य होता है और दूसरा भाग विधेय होता है। उद्देश्य में कर्ता रहता है और विधेय में कर्म और क्रिया रहती है। कई बार कर्म नहीं होता है, लेकिन क्रिया से ही विधेय पूरा हो जाता है। रमेश पढ़ता है, रमेश पढ़ता है, रमेश करता है, ये इसका उद्देश्य हो गया। पढ़ता है क्रिया है, ये इसका विधेय हो गया। उद्देश्य और विधेय। अब रमेश पुस्तक पढ़ता है, यह भी एक सार्थक वाक्य है। रमेश पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। यहां पुस्तक आ गई, कर्म आ गया। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। यानी अगर आपको किसी वाक्य में कर्म की पहचान करनी हो या वो क्रिया सकर्मक है ये पता करना हो, तो उस वाक्य में क्रिया के बारे में ये सवाल कीजिए कि क्या वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है। वो लिखता है, क्या लिखता है। वो तोड़ता है, क्या तोड़ता है। वो बनाता है, क्या बनाता है। क्या का सवाल पूछेंगे। यदि आपको उसका सकारात्मक उत्तर मिलता है, यानी जैसे पुस्तक है या इसकी जगह कोई और दूसरा कर्म मिल जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वाक्य में कर्म है और क्रिया सकर्मक है। कर्म है तो क्रिया अपने आप सकर्मक हो गई। कर्म की पहचान का तरीका यही है कि आप उस वाक्य में क्रिया के बारे में यह सवाल पूछें कि क्या रमेश पढ़ता है, क्या क्या पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। यह एक सकर्मक वाक्य है। इस वाक्य की क्रिया सकर्मक है, इस वाक्य में कर्म मौजूद है। ठीक। दूसरी एक बात जो वाच्य के संदर्भ में बहुत जरूरी है, रमेश पढ़ता है, क्या पढ़ता है पता नहीं, कोई जवाब नहीं मिलता इसका। इसका मतलब पढ़ता है क्रिया इस वाक्य की अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। जबकि रमेश पुस्तक पढ़ता है वाक्य में क्रिया सकर्मक है, क्योंकि पुस्तक के रूप में कर्म इस वाक्य में मौजूद है। ये दो मौलिक बातें जानना जरूरी था। वाच्य का अर्थ होता है वचन, कुछ कहना, कुछ कहने योग्य बात, कहने का विषय, बात का उद्देश्य, ये सब वाच्य के अर्थ है। कुल मिलाकर वाच्य क्रिया के बारे में ये बताने वाला है कि क्रिया क्या कर रही है, क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है। परिभाषा हमने लिखी है। क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चले कि वाक्य में जिसके बारे में कहा गया है वो कर्ता है, कर्म है या क्रिया का भाव है। हमने वाक्य की संरचना के संदर्भ में देखा कि इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीन बड़े भाग होते हैं। कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष होता है। कर्म का भी लिंग, वचन, पुरुष होता है। लेकिन क्रिया अपने आप में किसी भी लिंग, वचन, पुरुष से बंधी हुई नहीं होती है, वो भाव रूप होती है। वो वाक्य में कर्ता या कर्म के अनुसार अपना लिंग, वचन या पुरुष धारण करती है। अपने आप में वो एक भाव रूप होती है। ये क्रिया की पहचान है। अब वाच्य में क्या होता है, हमने परिभाषा में देखा कि जिससे ये पता चले क्रिया का रूपांतरण होता है। वाच्य में क्रिया का रूपांतरण होता है, क्रिया अपना रूप बदलती है। रूप बदल करके वह कर्म के अनुसार या कर्ता के अनुसार होती है, इसी के आधार पर वाच्य का निर्धारण होता है। अगर वह कर्म के अनुसार हुई तो कर्म वाच्य, और अगर कर्ता के अनुसार हुई तो कर्तृवाच्य हो जाएगा।
और अगर कर्ता या कर्म में से न होकर के उसने अपना कोई स्वतंत्र रूप ग्रहण किया, यानी वो अपने भाव रूप में ही रही, तो उसका भाव वाच्य बन जाएगा। ये वाच्य की सीधी सी पहचान है। क्रिया वाक्य में जो रूप बदलती है, जो रूप ग्रहण करती है, उसके अनुसार वाच्य के 3 प्रकार माने गए हैं। एक है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तीनों की अलग अलग जानकारी करेंगे। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार अपना रूप बदलती है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार अपना रूप बदलती है, और भाववाच्य में कोई रूप नहीं बदल करके भाव रूप में ही क्रिया रहती है। भाव रूप में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष होती है। एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में भाव रूप क्रिया होती है। तो यदि भाववाच्य में अगर अपने भाव रूप में रहती है तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रिया एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में होगी। सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। किसी भी वाक्य में जब यह पता चले कि क्रिया अपना लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ग्रहण कर रही है तो वह कर्तृवाच्य होता है। क्रिया अपना रूप कर्ता के अनुसार ग्रहण करती है। उदाहरण देखिए, किसान खेत जोत रहा है। वाक्य में कर्ता की पहचान के लिए हमें एक सवाल करना है और वो है कौन। किसने, ये भूतकालिक क्रिया के लिए हो जाएगा, किसने। अगर सामान्य वाक्य में कौन पता कीजिए, भूतकालिक वाक्य में किसने पता कीजिए। किसने, ने हम जानते हैं कि भूतकालिक क्रिया में कर्ता का विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है, कारक चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। किसने और कौन, इन 2 सवालों के उत्तर यदि सकारात्मक मिलते हैं तो उस वाक्य में कर्ता की मौजूदगी है। और फिर हम ये पता करें कि क्रिया अपना असर किस पर डाल रही है, क्रिया अपना रूप किसके आधार पर परिवर्तित कर रही है। अगर कर्ता के आधार पर कर रही है तो वह कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा, कर्तृवाच्य का वाक्य होगा। ठीक, यहां देखें, किसान खेत जोत रहा है। कौन जोत रहा है, जोतने की क्रिया हो रही है। कौन जोत रहा है, किसान। उत्तर मिल गया हमें सकारात्मक, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य हो गया। कर्ता इसमें मौजूद है और क्रिया कर्ता पर असर डाल रही है, कर्ता के अनुसार अपना लिंग, वचन, पुरुष ले रही है। कर्ता एक वचन, पुल्लिंग है, जोत रहा है, एक वचन पुल्लिंग रूप है क्रिया का। रूप परिवर्तन क्या होता है क्रिया का, क्रिया अपना लिंग, वचन, पुरुष बदलती है, यही क्रिया का रूप परिवर्तन है। यहां कर्ता एक वचन पुल्लिंग है, क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग है। दूसरा वाक्य देखिए, प्रिया खाना बना रही है। यहां प्रिया स्त्रीलिंग एक वचन है, बनाना क्रिया है, बना रही है, रही है में स्त्रीलिंग आ गया, एक वचन। तो क्रिया ने अपना रूप किसके आधार पर बदला, कर्ता प्रिया के आधार पर, स्त्रीलिंग के आधार पर स्त्रीलिंग ले लिया, एक वचन के आधार पर एक ले लिया। अगला उदाहरण देखिए, लड़के खेल रहे हैं। खेल रहे हैं क्रिया हो रही है। कौन खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, कर्ता पकड़ में आ गया। अब लड़के क्या है, एक वचन है, बहुवचन है। बहुवचन है तो क्रिया क्या होनी चाहिए, कायदे से बहुवचन होनी चाहिए। खेल रहे हैं बहुवचन है, इसका मतलब क्रिया ने अपना प्रभाव कर्ता के अनुसार लिया है, क्रिया ने अपना रूप कर्ता के अनुसार बदला है। तो ये जो रूपांतरण हुआ है ये कर्तृवाच्य में हो गया। बहुत आसान। कर्तृवाच्य में केवल कर्तृ प्रयोग ही नहीं होता है, कर्मणि प्रयोग भी होता है, भावे प्रयोग भी होता है। कर्मणि प्रयोग कहां होता है, जब क्रिया भूतकालिक होती है और कर्ता के साथ में न कारक चिन्ह आ जाता है, न परसर्ग आ जाता है, तब वहां कर्तृवाच्य का कर्मणि प्रयोग होता है। देखें, दिव्या ने उपन्यास पढ़ा, भूतकाल की क्रिया है। दिव्यांश ने पुस्तक पढ़ी। अब अगर दिव्या ने उपन्यास पढ़ा तो दिव्या के कर्ता के अनुसार अगर क्रिया होनी थी तो यहां पढ़ी आना चाहिए थी, पढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। लेकिन यहां रूप पुल्लिंग एक वचन आ गया, क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन है। दूसरे उदाहरण देखें, दिव्यांश ने पुस्तक पढ़ी। अब दिव्यांश तो पुल्लिंग एक वचन है और क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि
क्रिया ने अपना रूप कर्ता के अनुसार तो नहीं लिया है। दिव्या ने उपन्यास पढ़ा और दिव्यांश ने पुस्तक पढ़ी। इन दोनों में क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता के अनुसार न होकर के कर्म के अनुसार हुआ। यह हुआ कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग। तो अगर परीक्षा में किसी भी दृष्टि से यह पूछ लिया जाए कि दिव्या ने उपन्यास पढ़ा में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है, तो ये वाच्य की दृष्टि से तो कर्तृवाच्य है, लेकिन अगर प्रयोग की दृष्टि से देखें तो यह कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग है। सामान्यतः वाच्य ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर ये विशेष तौर पे कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग या कर्तृवाच्य भाव प्रयोग या कर्तृवाच्य कर्तृ प्रयोग पूछ लिया जाए तो उसमें से आपको कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग देखना है। स्पष्ट है? चलिए अब बात करते हैं कर्तृवाच्य भावे प्रयोग की। वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के साथ में कारक चिन्ह लगे। कर्ता का कारक चिन्ह ने है और कर्म का कारक चिन्ह को है, क्योंकि क्रिया कर्ता और कर्म के एक कारक चिन्ह लेती है और उन्हीं के साथ में इसका निकट संबंध होता है। अब जब किसी भी वाक्य में भूतकालिक क्रिया में न लगते ही क्रिया भूतकालिक हो गई, भूतकालिक क्रिया में जब दोनों कारक लग जाते हैं, कर्ता का कारक भी लग गया और कर्म का कारक भी लग गया, तो क्रिया क्या करेगी? क्रिया इन दोनों से स्वतंत्र अपने भाव रूप में आ जाएगी। न तो कर्ता का लिंग वचन पुरुष ग्रहण करेगी और न ही कर्म का लिंग वचन पुरुष ग्रहण करेगी। वह स्वतंत्र रूप से भाव रूप में अपना लिंग वचन पुरुष ग्रहण करेगी, जो कि एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष होती है। अनन्या ने पुस्तक को पढ़ा। अनन्या ने पुस्तक को पढ़ा। वाक्य में कर्ता के बाद में ने विभक्ति चिन्ह आ गया। मानकर चलिए कि यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब ये तो आधी समस्या आपकी हल हो गई। बाकी समस्या यह हो गई कि पुस्तक को अब कर्म के साथ में भी इसने कारक चिन्ह ले लिया। अब क्रिया क्या करेगी? तो क्रिया हमने कहा अपना स्वतंत्र भाव रूप ग्रहण करेगी। पढ़ा, पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसका भी कोई असर नहीं लिया। यहां कर्ता और कर्म दोनों स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया पुल्लिंग में आ गई, यानी भाव रूप में आ गई। दूसरा उदाहरण, राम ने रावण को मारा। यहां दोनों ही पुल्लिंग है। राम भी कर्ता पुल्लिंग है, कर्म भी पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग आ गई, भाव रूप में आ गई। ये एक और उदाहरण लिया हमने, शिकारी ने नील गाय को मारा। अब शिकारी पुल्लिंग है, नील गाय स्त्रीलिंग है और क्रिया का रूप पुल्लिंग एक वचन है। दोनों एक वचन है, ये भी एक वचन है, लेकिन एक स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है। अब दो भिन्न लिंग होने के बाद में क्रिया ने अपना भाव रूप ग्रहण कर लिया। ये हुआ कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य भावे प्रयोग। कई पुस्तकों में और कई अध्यापक भी ये बताते हैं कि राम ने रावण को मारा, अगर दो कारक चिन्ह आ जाते हैं तो वहां भाववाच्य हो जाएगा। जी नहीं, ये कर्तृवाच्य का ही वाक्य है। कर्तृवाच्य में भावे प्रयोग हुआ है। वाच्य के प्रयोग होते हैं ना, कर्तृवाच्य कर्तृ प्रयोग, कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग और कर्तृवाच्य भावे प्रयोग। तो राम ने रावण को मारा, शिकारी ने नील गाय को मारा या अनन्या ने पुस्तक को पढ़ा, इन तीनों वाक्यों में कर्तृवाच्य भावे प्रयोग हुआ है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर आपके परीक्षा में विकल्प के तौर पर कर्तृवाच्य आया है, कर्तृवाच्य भावे प्रयोग नहीं है, भाववाच्य आ गया, तो भाववाच्य नहीं करेंगे, उत्तर कर्तृवाच्य आएगा। अगर कर्ता और कर्म दोनों के कारक चिन्हों के साथ में क्रिया ने अपना रूप बदला है तो वहां कर्तृवाच्य भावे प्रयोग हुआ है, और अगर कर्तृवाच्य भावे प्रयोग विकल्प में मौजूद नहीं है तो वह कर्तृवाच्य ही उसका सही उत्तर होगा। एकदम स्पष्ट है, किसी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। और आइए अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया कर्म के आधार पर ही अपना रूप ग्रहण करती है, वहां कर्मवाच्य हो जाता है। साधारण सी बात यह है। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया अपना रूप कर्म के आधार पर ग्रहण करती है, परिवर्तित करती है। ठीक है। क्या का उत्तर यदि मिल रहा है, बोई जा रही है क्या फसल। अब यहां कर्ता महत्वपूर्ण नहीं है, आपने किसान द्वारा फसल बोई जा रही है अगर नहीं भी लिखोगे तब भी वाक्य सार्थक है। फसल बोए जाने की क्रिया का आपको पता चल रहा है। क्रिया ने अपना रूप फसल के आधार पर ग्रहण कर लिया, किसान के आधार पर नहीं किया। पतंग उड़ रही है, अपने आप में यह पूर्ण वाक्य है, पतंग उड़ रही है,
कर्ता की जरूरत नहीं है यहाँ। अगर आपको कर्ता कोई देना हो तो निशा से पतंग उड़ रही है, निशा उड़ा रही है उसको, वो दूसरा वाक्य है, लेकिन निशा से पतंग उड़ रही है, कोई कोई उड़ाने वाला कर्ता तो होगा उसका, तभी ये कार्य हो रहा है। निशा से पतंग उड़ रही है, ये आपका कर्ता अगर आप जोड़ना चाहते हो जाए, नहीं तो कर्म के आधार पर ही क्रिया ने अपना स्त्रीलिंग 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 स्त्रीलिंग, ठीक है। खाना बनाया जा रहा है, खाना पुल्लिंग है, बनाया जा रहा है, पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग हुआ है। दिव्या बनाने वाली स्त्रीलिंग है, लेकिन इसके आधार पर क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए क्रिया ने अपना रूप कर्म के आधार पर ग्रहण किया है। कपड़े धोए जाते हैं, कपड़े बहुवचन है, यहां बहुवचन में आ गया, पुल्लिंग में आ गया। ये अरुण इसका कर्ता है, इसके आधार पर क्रिया ने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है, कपड़े के आधार पर इसने अपना रूप ग्रहण किया है। तो कपड़े कर्म है, बहुवचन में है, क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी, पुल्लिंग में हो जाएगी। कर्तृवाच्य में तो सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं हो जाती है। रमेश पढ़ता है और रमेश पुस्तक पढ़ता है, दोनों ही कर्तृवाच्य के वाक्य है, लेकिन एक में कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया हो गई, दूसरे में पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक के रूप में कर्म मौजूद है तो वह सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन कर्म वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया, इसके नाम से ही स्पष्ट है, केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, क्रिया के सकर्मक रूप का ही प्रयोग होता है, यानी ये क्रिया सदैव सकर्मक होगी, कर्म उस वाक्य में होगा तभी वह सकर्मक क्रिया होगी और कर्मवाच्य का उदाहरण होगा, वाक्य होगा। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया अपना रूप ग्रहण करती है, ये कर्मवाच्य की मूल पहचान है और यही कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग कहलाता है। हम देखेंगे अनन्या द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक के अनुसार क्रिया ने अपना स्त्रीलिंग एक वचन रूप ग्रहण किया है, अनन्या के लिए नहीं। प्रभात के द्वारा कविता लिखी गई, अब यहां पुल्लिंग का करता है, लेकिन उससे क्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने अपना रूप कविता के अनुसार बदल दिया है, कविता स्त्रीलिंग है, वो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आ गई। तो ये कर्मवाच्य की मूल पहचान है, यही कर्मवाच्य का कर्मणि प्रयोग है। कर्मवाच्य भावे प्रयोग, वाक्य में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कर्म के बाद में कर्म का कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग आ जाता है को, और उसके बाद में क्रिया आती है। यदि वाक्य में कर्म के बाद में कारक चिन्ह ही आए और उसके बाद में क्रिया का रूप क्या होगा, हम कर्तृवाच्य में भी ये बात समझ चुके हैं, यहां फिर से समझने की जरूरत है। कर्मवाच्य में साधारणतः कर्म के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलती है, लेकिन अगर कर्म के बाद में उसका विभक्ति चिन्ह आ जाता है तो क्रिया भाव रूप में ही प्रयुक्त होती है, वह कर्म के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती है, लेकिन फिर भी वो वाक्य व कथन कर्मवाच्य के अंतर्गत ही आएगा। अनन्या द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाता है, को विभक्ति चिन्ह लगा कर्म के बाद में तो पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता क्या है, एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष, भाव रूप क्रिया का मूल रूप। दिव्यांश के द्वारा मक्खी को मारा जाता है, मक्खी स्त्रीलिंग है, लेकिन इसके बाद में कारक चिन्ह आ गया, कर्म का कारक चिन्ह लग गया, तो क्रिया ने अपने मूल रूप भाव को ग्रहण कर लिया, एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में वो आ गई, ये हो गया कर्मवाच्य भावी प्रयोग, एकदम स्पष्ट है। कर्मवाच्य का प्रयोग कुछ और स्थितियों में भी होता है, जैसे क्रिया का कर्ता अज्ञात हो या उसे व्यक्त करने की जरूरत नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है कि कर्ता कौन है ये बताया जाए, तब आप चोर पकड़ा गया, क्या का जवाब मिल रहा है आपको, चोर पकड़ा गया। आज निर्णय सुनाया गया, क्या सुनाया गया, निर्णय सुनाया गया। कर्ता की जरूरत नहीं है, किसने पकड़ा तो आप कहोगे कि पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया या जज के द्वारा आज निर्णय सुनाया गया, लेकिन उसको अगर जरूरत नहीं है, चोर पकड़ा गया और आज निर्णय सुनाया गया, अपने आप में पर्याप्त वाक्य है। सरकारी जो आदेश होते हैं उनमें सामान्यतः कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है, सूचना दी जाती है, आपको निर्देश दिया जाता है, चेतावनी दी जाती है, आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, ये जितने भी वाक्य है ये सभी कर्मवाच्य के वाक्य हैं। और कई बार हम किसी चीज में अपनी अशक्तता या असमर्थता प्रकट कर देते हैं या उसको हमसे वो काम नहीं हो सकेगा, तब ऐसे वाक्यों में भी हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। हमसे यह खाना नहीं खाया जाएगा, क्या नहीं खाया जाएगा, खाना नहीं खाया जाएगा, कर्म है,
ये सब आपके कर्मवाच्य के वाक्य आएंगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और अब अंत में भाववाच्य। भाववाच्य का अर्थ होता है कि क्रिया का रूप न तो कर्म के अनुसार न कर्ता के अनुसार बदलता है, बल्कि वह अपने भाव रूप में ही उपस्थित रहती है। यह भाववाच्य का अर्थ हुआ। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः किसी कार्य को नहीं करने की असमर्थता को प्रकट करने के लिए किया जाता है, लेकिन सकारात्मक रूप में भी कई बार भाववाच्य के वाक्यों का प्रयोग होता है। ज्यादातर असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है, कभी कभी सकारात्मक रूप से भी भाववाच्य के वाक्यों का प्रयोग होता है। धूप में चला नहीं जाता। अब अगर कर्ता बताना हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, उससे कह सकते हैं, नाम लेकर के कह सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन धूप में चला नहीं जाता, ये असमर्थता आपकी। भाववाची की क्रिया सदैव अकर्मक होगी, एक वचन पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में होगी। एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष क्रिया का भाव रूप है। क्रिया मूल रूप में इसी तरह होती है, तो भाववाची में भी क्रिया का यही प्रयोग होगा। साधारणतः हिंदी में इस तरह के वाक्य बहुत कम प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन व्याकरणिक कोटि का एक हिस्सा है, इसलिए हमें इसकी जानकारी जरूरी है। तो जहां आपको असमर्थता प्रकट करनी है वहां क्रिया अपने मूल रूप में प्रकट होती है और असमर्थता जता देती है। बस यही भाववाच्य का मूल स्वरूप है। हालांकि आप कह सकते हैं कि धूप में चला जाता है, यह भी भाववाच्य का ही वाक्य है, लेकिन सामान्यतः उसके लिए भाववाच्य का प्रयोग नहीं करते हैं। धूप में चला नहीं जाता है, नहीं जाता, इस तरह की असमर्थता जताने के लिए ही भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह वाच्य का प्रकरण पूरा हुआ। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि वाच्य की पहचान किन सूत्रों के आधार पर की जाए। सूत्र पकड़ लिया जाए, वाच्य की पहचान हो जाएगी, और फिर वाच्य को परिवर्तित कैसे किया जाए, यानी एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन करना हो तो रूपों में किस तरह से परिवर्तन होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, और उसके साथ में कुछ और प्रश्न भी हम वहां हल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।